औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS 504 का लेक्चर नंबर 19 है, जो कि आज हमने फाइनल टर्म अपना स्टार्ट करना है। फाइनल टर्म में जो लेक्चर नंबर 19 है वो लेक्चर नंबर 18 से ही रिलेटेड है, क्योंकि लेक्चर नंबर 18 में हम अपना जो एक सिस्टम है उसके अबाउट डिस्कस कर रहे थे। तो लेक्चर नंबर 19 जो है वो लेक्चर नंबर 18 से ही रिलेटेड है। अब हम लेक्चर नंबर 20 पर ही जाते हैं, क्योंकि वही हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन टॉपिक है आज का। लेक्चर नंबर 20 और 21 इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 में आज हमने इंटरेक्शन डायग्राम डिपिक्टिंग द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के अबाउट हमें पढ़ना है। हमारे पास जो सीरीज ऑफ डायग्राम है उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वो हमारे उस चीज़ मतलब जो हमारे पास डायनामिक बिहेवियर है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ मैसेजेस होते हैं, जिसमें हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट आप कह दो या कंटेंट कह दो। ठीक है, अब ये हमारे पास किस तरह से होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स के ये जो मैसेजेस हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिलीवर हो रहे होते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिलीवर हो रहे होते हैं। अब इंटरेक्शन डायग्राम का जो पर्पज़ है वो क्या है कि इसमें हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है वो मॉडल की होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है, इसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग ईजी होती है। ठीक है, जब हम एक मुश्किल जब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं अपने बाय टेली बिहेवियर आपको बता रही हूँ, अब जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी तो वो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको घर का अपना ड्रेस समझाती हूँ कि यहाँ से आप पहले दाएं मुड़ें, फिर बाएं, लेफ़्ट राइट किस तरह से करें, तो उससे आसान क्या है कि आप एक पेज पे उसको नक्शा बनाकर दिखा दें, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है ना कि आप उसको एक बहुत ईजी वे में समझा दें जब आप एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्लासेस भी बनाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ़ाइन की गई हैं। अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि अ सीरीज ऑफ डायग्राम कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द डायनामिक बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ मैसेज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान विद इन अ कंटेक्स्ट ऑफ अकम्प्लिश अ पर्पज़। दिस इज़ ऑफन यूज टू मॉडल द वे अ यूज केस, हम इसमें यूज केस डायग्राम को यूज़ करते हैं टू रियलाइज थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। अब आगे जो डायग्राम है वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे अब हमारे पास ये पर्पसेस हैं, हमने इनको रीड कर लेना है कि इसमें हमारे पास मॉडल इंट्रैक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से यूज़ केस डायग्राम वर्क कर रहा है, verify that a use case description can be supported by existing classes, identify responsibilities, operations and assign them to classes। UML जो है वो हमारे पास दो किस्म के मैकेनिज़म्स को यूज़ करता है डायग्राम के। ठीक है, डायनामिक बिहेवियर सिस्टम के डिफाइन करने के लिए दो किस्म के डायग्राम्स को वो यूज़ करता है। एक पहली है सीक्वेंस डायग्राम और दूसरी है कोलैबोरेशन डायग्राम। दो डायग्राम्स को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, पहली सीक्वेंस है और दूसरी कोलैबोरेशन है। अब सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास क्या है, उसमें टाइम बेस्ड व्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास टाइम बेस्ड व्यू होता है, और जबकि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड व्यू हमें डिफाइन करता है। ठीक है, सिस्टम का। अब सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास क्या कह रहा है कि द सीक्वेंस डायग्राम, ये हम देखते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है हमारे पास। ये हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम है। सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहली आपने याद रखनी है, एक लाइफ लाइन होती है जो कि डॉटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, और एक मैसेज होता है जो कि क्लियर लाइन की फॉर्म में होता है। ओके, ये हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये इनकी लाइफ लाइन है जो डॉटेड लाइन से शो की जा रही है। ठीक है, कि ये काम कर रहे हैं। These diagrams illustrate how objects interact with each other and emphasize time ordering of message by showing object interaction arranged in. These can be used to model simple sequential flow. आपने याद रखना है कि सीक्वेंस डायग्राम कहाँ पर किस लिए इस्तेमाल होती है, सिंपल सिक्वेंशियल फ्लो के लिए, ब्रांचिंग के लिए, आइट्रेशन के लिए, रिकर्जन के लिए और कंकरेंसी के लिए। द फोकस ऑफ सीक्वेंस डायग्राम जो है वो उसका फोकस किस पर होता है, सीक्वेंस डायग्राम का ऑब्जेक्ट्स पर होता है, मतलब जो क्लासेस हमने बनाई होती हैं उस पर होता है।
और मैसेजेस होता है जो हमारे उनके दरमियान सेंड किए जा रहे हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जेक्ट्स को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इस तरह से ये डिनोट किया जाता है, और जो इवेंट्स हैं उनको वर्टिकल लाइन, मतलब ये टाइम लाइन जो है इसको ये इवेंट्स हैं, ठीक है, जो इवेंट्स पास हो रहे हैं। ओके, द बॉक्सेस जो हैं वो हमारे पास क्लासेस हैं, सॉलिड लाइन डिपिक्ट्स मैसेजेस कर रही हैं। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास डॉटेड लाइन है वो है लाइफ लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस आपने इतनी चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास ये तीन चीज़ें जो हैं, क्या क्या तीन चीज़ें, सॉलिड लाइंस मैसेज को डिनोट कर रही हैं, और जो हमारे पास जो डॉटेड लाइंस हैं वो हमारे पास लाइफ लाइन को शो कर रही हैं, जिस और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो बॉक्सेस में डिनोट में हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद रखने के सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास ये सब होता है। बाकी ये यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास टाइम आ रहा है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास इसकी लाइफ लाइन है जो डॉटेड फॉर्म में है, और यहाँ पर एक मैसेज जो है वो खुद को सेंड कर रहा है। अब जैसे एक मेंबर है, लाइब्रेरी मेंबर एक मैसेज खुद को सेंड करे। अब इसके बारे में भी ना नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इसको हम क्या कहते हैं, आई थिंक सो सेल्फ कुछ कहते हैं इसको, इधर रहा, ये रहा सेल्फ कॉल्स, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉल। अब यहाँ पर सेल्फ कॉल जो है यहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है कि लाइब्रेरी मेंबर खुद को ही मैसेज सेंड कर रहा है, क्या मैं बुक को मेंबर को बोरो कर लूँ या ना करूँ, ठीक है। मैसेज दे रहा है ना खुद को, मैसेज क्या है, बुक बोरो। अब वो कह रहा है कि करूँ या ना करूँ, तो वो कंडीशन आ रही है ओके कर लो, तो वो कर लेगा बोरो, ठीक है। ये हमारे पास लाइफ लाइन है, ये हमारा मैसेज सेंड किया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें से पूछा जाता। An interaction between two objects is performed as a message sent from one object to another. It is most often implemented by a simple operational call. It can, however, be an actual message sent through some communication mechanism, either over the network or internally on a computer. दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो मैसेजेस के थ्रू होती है, याद रखना आपने, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जितनी भी इंटरेक्शन है वो मैसेजेस के थ्रू होती है, और जो मैसेजेस हैं वो किस तरह से सेंड किए जाते हैं, सिंपल ऑपरेशनल कॉल से सेंड किए जाते हैं। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इसके अंदर बना होता है, या तो वो नेटवर्क में हो या वो कंप्यूटर के अंदर इंटरनली तौर पर बना हुआ हो। A message is represented by an arrow between the lifeline of two objects, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉल्स आर अलाउड, कि मैसेजेस जो हैं उसको हम एरो से प्रेजेंट करते हैं। देखो ये देखो ऊपर ये मैसेजेस हैं हमारे पास, नहीं ये है सॉरी, ये रहे मैसेजेस, इसको हम एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेल्फ कॉल्स, यहाँ पर आपने देखना है कि सेल्फ कॉल किसे कहते हैं, कि वो मैसेजेस जो ऑब्जेक्ट सेंड करे खुद को ही, उसको हम सेल्फ कॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्गूमेंट और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, आर्गूमेंट एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंडीशंस या आइट्रेशंस, उसमें ये भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। या हम कंडीशन भी लिख सकते हैं या हम अपने आर्गूमेंट्स भी लिख सकते हैं जो हमें चाहिए। अब it is prefer to use brief textual description whenever, जब एक्टर जो है वो सोर्स ऑफ द टारगेट को मैसेज करे तो वो हमें उस पर ब्रीफ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन भी कभी कभी देनी पड़ती है, ठीक है, हवाला भी देना पड़ता है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर, या आपने एक्टिवेशन बुक्स को पढ़ लेना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक्टिवेशन बुक्स क्या है, तो वो टाइम है जो एक रिसीवर ऑब्जेक्ट लेता है मैसेज को प्रोसेस करने के लिए, वो टाइम जो रिसीवर ऑब्जेक्ट प्रोसेस मैसेज को प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन बॉक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट हो जाता है, उसमें हमारे पास मैसेजेस की टाइप्स आ जाती हैं। अब मैसेजेस की टाइप्स में हमारे पास सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आ जाता है। अब सिंक्रोनस मैसेज जो है वो किस तरह से डिनोट किया जाता है, सिंपल एरो से। एसिंक्रोनस हाफ एरो से डिनोट किया जाता है। क्रिएट का क्या है कि एक एरो है उसके ऊपर क्रिएट लिखा हुआ है बाय स्टार्ट पे असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पे। इस तरह डिस्ट्रॉय भी इस तरह से लिखा जाता है। अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं किस लिए यूज़ होते हैं, कि अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले सिंक्रोनस डाटा हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस मैसेज। अब सिंक्रोनस मैसेज को हम कॉल इवेंट्स भी कहते हैं, उनको हम फुल एरो से डिनोट करते हैं। अब सिंक्रोनस मैसेजेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करते हैं,
आप एक ही साथ एक ही मिनट में डॉट 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 सब इकट्ठे सेंड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे डॉट, सेकंड पे डॉट, थर्ड पे डॉट, ठीक है। लेकिन जो आपने सबसे पहले सेंड किया होगा ना, वो सबसे पहले जाएगा। फिर दूसरे पे जो सेंड किया होगा वो दूसरे नंबर पे जाएगा। अगर आप पीछे से नेट ऑफ कर देते हैं फिर भी आप डॉट 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 सेंड करते रहते हैं या मुस्तकिल मिजाजी में सेंड करते रहते हैं मैसेजेस ऊपर नीचे, तो जब आप नेट ऑन करेंगे तो सबसे पहले पहले वाला मैसेज, फिर दूसरे वाला मैसेज, फिर तीसरे वाला मैसेज, इस तरह से सेंड होते हैं। तो ये सिंक्रोनस मैसेजेस हैं जो अपनी डिटेल में, जो अपने एक पूरे फ्लो में जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले पहले नंबर वाला पहले नंबर पे जाएगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे, तीसरे वाला तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस मैसेज होते हैं जो कि पहले जो पहला मैसेज होता है उसका फुल सेंड होने का इंतज़ार करते हैं और फिर कहीं अगला जाकर होता है सेंड, ठीक है। Synchronous messages are call events denoted by a full arrow. They represented nested flow of control which is typically implemented by an operation call. In case of synchronous message, the caller wait करता है called routine को to complete its operation before moving forward, ठीक है। अब आप यहाँ पर ना एक एग्जांपल ले लें कि एक स्टूडेंट की भी एग्जांपल ले लें कि 10th क्लास का एक स्टूडेंट है, उसने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब वो तब तक नहीं आगे एडमिशन ले सकता जब तक उसको आगे से रिस्पॉन्स ना मिल जाए, जब तक उसको अपना रिजल्ट ना मिले, ठीक है। That is the routine that handles the message completed before the caller resumed execution. Return values can also be optionally indicated using dashed arrow with the label indicating the returning table. This concept इसको यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ये देखो, वो कह रहा है कि ये ए, हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है। अब देखो मैसेज सेंड करने के बाद कॉलर जो है वो ब्लॉक हो गया, इसमें कोई और मैसेज सेंड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं सेंड किया जा सकता है? लाइफलाइन नहीं है यहाँ पर। जब तक वो इसको जवाब नहीं देगा ना, तब तक हमारे पास जो कॉलर है वो आईडी ब्लॉक रहेगी, ठीक है। उसको हम डैश एरो से, यहाँ से ही देखो डैश एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मैसेज सेंड किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एसिंक्रोनस मैसेज आ जाते हैं। अब एसिंक्रोनस मैसेज क्या है? इनको हम सिग्नल्स कहते हैं। उसको हम हाफ एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा हाफ एरो, यहाँ पर हाफ एरो भी नहीं है। दे डू नॉट ब्लॉक कॉलर, वो कॉलर को ब्लॉक नहीं करते, वो ना ही अपनी रूटीन ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, अपना काम मुस्तकिल मिजाजी से करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक थ्रेड बना दिया है कंप्यूटर से सीपीयू के दरमियान में कि आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं और वो जाई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं, ना कि वो पहले के ख़त्म होने का, ये पहले के वापस आने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले मैसेज के सेंड होने का इंतज़ार नहीं कर रहा। और ये मल्टी थ्रेडेड और मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में काम करता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जीक्यूशन जो हैं वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास करते हैं बाय सेंडिंग ए सिंक्रोनस मैसेज टू ईच अदर। ए सिंक्रोनस मैसेज क्या है? ये क्रिएट करते हैं थ्रेड को, एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट विद द थ्रेड दैट इज़ ऑलरेडी रनिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, क्रिएट और डिस्ट्रॉय, अब वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, मैसेज को क्रिएट करने के लिए हम किस तरह से हम ये लिखते हैं एरो के ऊपर, और इसी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए हम ये लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। एक ऑब्जेक्ट खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खुद को ख़त्म कर सकता है। क्या हमारे पास कंडीशन है? क्या जब तक हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी गई है यहाँ पर कि हमारे पास ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक रजिस्ट्रार है, वो इंफॉर्मेशन सेंड करा, वो मैसेज सेंड कर रहा है कोर्स फॉर्म को कि ये कोर्स जो है इसको बनाया जाए, ठीक है, इसको बनाया जाए कोर्स को। और अभी ये काम जो है वो प्रोसेस में है। अब कोर्स फॉर्म आगे से मैनेजर को मैसेज सेंड करता है कि ये वाला कोर्स ऐड कर दो। अब मैनेजर जो है वो कोर्स को मैसेज सेंड करता है कि इस कोर्स को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की क्या स्टार्ट हो रही है? क्रिएशन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद ये देखें एग्जांपल ये दी गई है कि हमारे पास एक ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ए मैसेज जो है वो बी को सेंड कर रहा है कि यहाँ से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो यहाँ पर मैसेज की जो है वो लाइफ लाइन स्टार्ट थी ऑब्जेक्ट की, लेकिन देखो आगे ऑब्जेक्ट लाइफ लाइन नहीं है बल्कि आगे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। सीक्वेंस डायग्राम्स एंड लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी, यहाँ पर क्या है कि जब हम
डायग्राम को बनाते हैं तो वो सिंपल होनी चाहिए और स्मॉल होनी चाहिए। एक डायग्राम को बनाने का गोल्ड प्रिंसिपल क्या है कि आप उसको स्मॉल रखें और सिंपल रखें। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, द गोल्ड प्रिंसिपल इज टू कीप इट सिंपल एंड स्मॉल। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत बड़ी डायग्राम है, आप उसको किस तरह से बनाते हो, आप उसके पीसेस करके बना लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, किस हर एक बच्चे ने ना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के सवाल किए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं ना ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आप उनमें से माइनस करते हैं और फिर कहीं जाकर ए कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं। तो यही है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को सॉल्व करें। इसी तरह जब हमारे पास एक बिग डायाग्राम होती है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर कहीं जाकर हम उसको कोई अंडरस्टैंडिंग के काबिल बनती है, ठीक है ना। तो आपके क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमारे पास होनी चाहिए कि in order to keep them simple and special attention should be paid on the conditional logic. If it is simple then there is no harm in adding to the diagram. On the other hand, if the logic is complex then we should draw separate diagrams like flow chart, ठीक है। ज़्यादातर इसमें से कुछ नहीं आता। अब आगे हम कोलैबोरेशन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम हमारे पास क्या है, कोलैबोरेशन डायग्राम, इसमें हमारे पास नंबर स्टेप्स बनाए गए होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टेप्स बनाए गए होते हैं, बाउंड्रीज बनाई गई होती हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अपने जो है वो सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को नंबर कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे हो रहा है। कोलैबोरेशन डायग्राम में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और मैसेज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैसेज एक्सचेंज करते हैं अपने विद अमंग ईच अदर, ठीक है। अब कोलैबोरेशन डायग्राम वो सिंक्रोनस भी होता है, एसिंक्रोनस भी होती है, ठीक है। उसमें हमारे पास मैसेज को क्रिएट भी किया जाता है, डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। मैसेजेस में हमारे पास नंबर, मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास नंबर्स होते हैं और उनकी लूप्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वो दोबारा भी आइटरेट हो सकते हैं। अब ये हम पैराग्राफ पढ़ लें या पढ़ लेते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिपिक्ट द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। उसके बाद हमारे पास है कि बाउंड्री शेप्स जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं सिस्टम में और फॉर एग्जांपल आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र इंटरफेस कर रहा है या अदर सिस्टम इंटरफेस कर रहा है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एक कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो अपना सिस्टम बताएगी और सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को नंबर्स के फॉर्म में शो कर देगी। दिस शोज विद द ऑपरेशन कॉल्स विद द ऑपरेशन विद अदर ऑपरेशन। कोलैबोरेशन डायग्राम में हमारे पास दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से, ऑब्जेक्ट और मैसेजेस। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैसेजेस को एक दूसरे के दरमियान में एक्सचेंज करते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम हमारे पास एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, क्रिएट और डिस्ट्रॉय के मैसेज को इस्तेमाल करते हैं यूजिंग द सेम नोटेशन एज यूजिंग सीक्वेंस डायग्राम। मैसेजेस में मैसेज जो है नंबर्ड होते हैं और उसमें लूप्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैसेज सेंड किया जा रहा है ना कि ऐड कर दो प्रोफेसर को, तो इसके साथ मैसेज का नंबर भी दिया गया है 1, ओके। उसके बाद ये मैसेज है तो यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है, पहले सेट कोर्स इन्फॉर्मेशन करो और फिर इसको प्रोसेस करो, और फिर तीसरा क्या किया जा रहा है कि इसमें ऐड कर दो कोर्स को, यहाँ पर कोर्स जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। कोलैबोरेशन डायग्राम और कंपेयरिंग सीक्वेंस में और कोलैबोरेशन डायग्राम में हमारे पास कंपेयर है या डिफरेंस है, वो हम किस तरह से देखते हैं। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो फ्लो टाइम को इस्तेमाल करने के लिए को देखने के लिए बहुत अच्छी है, जबकि जो कोलैबोरेशन डायग्राम है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के कनेक्शन को वो बहुत अच्छे से दिखा लेती है। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम जो है वो बहुत थोड़ी सी मुश्किल है अंडरस्टैंडिंग में, और जबकि जो हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम है, सॉरी, जो सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस जो हैं वो हमारे पास कोलैबोरेशन डायग्राम में समझना मुश्किल होते हैं, जबकि सीक्वेंस डायग्राम में उनको समझना आसान है। दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो है वो कोलैबोरेशन डायग्राम में बहुत अच्छी है, ठीक है। इट मे बी नोटेड द कम्प्लेक्स कंट्रोल इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एनीवे, बट कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो कम्प्लेक्स भी है और वेरी क्विकली भी ड्रॉ की जाती है। इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ये पढ़ते हैं कि ये क्या है। इसमें हमारे पास क्या है
कि इसमें हम डिज़ाइन की क्वालिटी को जज करना डिफ़िकल्ट होता है कि वो आसान है या मुश्किल है। इसमें हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं, इनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल को। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास डिज़ाइन में हमारे पास कोहेजन भी होती है और कपलिंग भी होती है। अच्छा, तो कपलिंग और कोहेजन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि कपलिंग जो है वो बताती है कि मॉड्यूल्स एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। मॉड्यूल्स एक किस तरह से ऑब्जेक्ट किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जबकि कोहेजन है वो उनका रिलेशन बताती हैं और रिलेशन डिस्क्राइब करती हैं कि वो किस तरह से मतलब कोहेजन क्या डिस्क्राइब करती है, हाउ रिलेटेड द फंक्शंस विद इन अ सिंगल मॉड्यूल के एक सिंगल मॉड्यूल में तमाम जो मॉड्यूल्स हैं या तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हाईलाइट भी कर लेती हूँ मैं, यहाँ से लिखा हुआ है कि जजिंग बाय द coupling and cohesion in a diagram. The idea is to analyze the basic principle of encapsulation and delegation to judge whether the control is centralized or distributed. Hence, judging the coupling and cohesion in a diagram. This will tell us how maintainable the design is. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपके पास डायग्राम दी गई है, ये देखें। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है कि आपके पास एक फर्नेस है, एक भट्टी है, उसमें आपने हीट को चलाया है। अब आप उसमें 3 किस्म के मैसेजेस को सेंड करना चाह रहे हैं। पहला क्या है कि डिज़ायर्ड टेम्परेचर कितना हो, दूसरा एक्चुअल टेम्परेचर और ऑक्यूपेंसी कितनी है इसमें। ठीक है, अब आप सबको अलग-अलग मैसेज सेंड कर रहे हो। अगर आप इन तीनों को इनकैप्सुलेट करते हैं और इनकैप्सुलेट करके कुछ इस तरह से शक्ल बना दें कि देखो थोड़ी सी कम्प्लेक्स थी डायग्राम, अब थोड़ी सी ईजी हो गई है। ठीक है, कपलिंग जो है वो रिड्यूस हो गई है। अब क्या हो रहा है कि ये जो है वो तमाम ये तीनों इन तीनों से इंटरेक्ट करिए, ये के बजाय वो अलग-अलग इन चीज़ों पर जाए। ठीक है, लेकिन अब देखो मैसेजेस जो हैं वो इन तीनों के फिर भी अलग-अलग हैं। अब हम मैसेजेस को इनको अलग-अलग लिख देंगे। अब हम यहाँ से इम्प्रूव कर देंगे डेलीगेशन को, जो पैगाम दिया जा रहा है। ठीक है, डू यू नीड हीट, हमने इनको एक में कर दिया कि आपको कितनी हीट चाहिए या आपको हीट चाहिए, डिज़ायर टेम्परेचर क्या हो, एक्चुअल टेम्परेचर क्या है और ऑक्यूपेंसी कितनी है। फ़िलहाल तो इसमें ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने बस इसको याद रखना है। उसके बाद यही हमारे पास है कि सेट मिनिमम वैल्यू, सेट मैक्सिमम वैल्यू और सेट लिमिट्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास लेक्चर नंबर 21, 20 और 19 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेक्चर नंबर 22 में मिलते हैं इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।